नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा से प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाला हुआ है, तो आज उसी का हम लोग तैयारी करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का क्लास जो रहने वाला है वो क्लास नंबर 2 होने वाला है। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों का मैराथन क्लास 2 रहने वाला है। ठीक है, तो जब तक आप लोगों का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आप लोगों से ना मैराथन के माध्यम से ना आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना उसको सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। और आप लोगों का ना जितना भी सिलेबस है उसमें जितना भी टॉपिक दिया है उन सारे टॉपिक को मैं कवर कराते हुए चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस में केवल 2 ही लाइन में ना आपकी सिलेबस को कंप्लीट कर दिए गए हैं। और 20 नंबर से आप लोगों का इसमें से पूछा जाने वाला है और 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो, सिलेबस से बाहर भी पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें से ना क्योंकि 20 क्वेश्चन निकालना संभव नहीं है। तो इसी वजह से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकता है ना उन सारी जो क्वेश्चन होगा ना उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को लाऊंगा और पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, आप लोगों को जो जो बोलता रहता हूँ ना सीडीपी के विषय में, मतलब शिक्षण अभिरुचि के विषय में, उसको आप लोगों को केवल समझना है, अच्छे से रटना मत। क्यों? क्योंकि देखो, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसमें से जो क्वेश्चन निकलता है ना वो हमेशा ना कूट आधारित आप लोगों से पूछा जाएगा और कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का ना कॉन्सेप्चुअल बेसिस में जो क्वेश्चन है ना वो समझना है, रटना मत बिल्कुल भी। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि देखो, चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा का एग्ज़ाम हो, उसमें केवल आप लोगों का जो ना सेंस ऑफ ह्यूमर है वो चेक किया जाता है कि आप में शिक्षक बनने की कितनी काबिलियत है, ये चेक किया जाता है अधिकतर इसमें। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जब तक क्वेश्चन ना निगेटिव ना बोले आप लोगों को निगेटिव आंसर भी नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। आप लोगों का मैराथन क्लास में ना आप लोगों का 1 से लेकर के 15 तक की जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करा दिया था। अब शेष जो क्वेश्चन है ना उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन और हैं हम लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। आनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक या ऑप्शन डी गॉड। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी स्थिर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता जो है ना उसे स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आनुवंशिकता क्या होता है सबसे पहले आप लोग ये जान लो। आनुवंशिकता को जो इंग्लिश में ना उसे हेरिडिटी कहते हैं। तो आनुवंशिकता को अगर आप लोगों को सरल तरीके से समझाओ ना तो आप लोगों के माता पिता से जो आप लोगों को जीन मिलता है, जो आप लोगों को गुण प्राप्त होता है ना अपने माता पिता से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के माता पिता को अगर डायबिटीज़ होता है तो जनरली एक उम्र के आते आते ना उसके बच्चे को भी डायबिटीज़ जो होता है वो हो जाता है। अगर किसी के माता पिता अगर जनरली एकदम ही गोरे होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं तो जनरली उसके बच्चे भी क्या होते हैं? गोरे ही रहते हैं और इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार की जो आनुवांशिकता है ना, तो अपने माता पिता का जो गुण उसके बच्चे में जो आता है ना तो उसी को आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और आनुवांशिकता जो है ना वो एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। जितना प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ केवल समझना, अपने समझ आधारित जो क्वेश्चन है ना वो बनाना। अधिकतर समझ आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विकास को आकार देने वाली वातावरणीय कारक है। ऑप्शन ए शिक्षा की गुणात्मकता, ऑप्शन बी शारीरिक गठन, ऑप्शन सी पौष्टिकता या ऑप्शन डी संस्कृति। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गठन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विकास के आकार देने वाली वातावरणीय कारक है। तो कौन सा वातावरणीय कारक है किसके अतिरिक्त? तो शारीरिक जो गठन है ना, मतलब शरीर का जो बनावट है ना किसी भी व्यक्ति का, तो उसके शरीर का जो बनावट है वो विकास को ना आकार देने के लिए, मतलब ना इसके अतिरिक्त ना सारे के सारे जो ऑप्शन है ना वो विकास को आकार देते हैं, मतलब विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। जैसे शिक्षा
शिक्षा की गुणात्मकता, अगर आपको अच्छा शिक्षक मिलेगा तो आपका विकास बढ़ेगा ना, मतलब आपका डेवलपमेंट होगा ना। उसके अलावा पौष्टिकता, अगर आपको पौष्टिक आहार मिलेगा तो आपको क्या होगा, विकास होगा ना। आपका संस्कृति अगर अच्छा होगा तो वो विकास होगा। केवल शारीरिक गठन इसमें मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि शारीरिक गठन से किसी का विकास का वातावरण में थोड़ी ना वो होगा जी, नहीं होगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए हमारे आसपास के वातावरण, ऑप्शन बी जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या ऑप्शन डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो देखो, प्रकृति पोषण विवाद में ना प्रकृति से जो अभिप्राय है वो जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रकृति का मतलब वातावरण वाला प्रकृति नहीं होता है। इसमें प्रकृति का जो मतलब होता है ना, वो जैविकी विशिष्टताएं होता है। जैविकी मतलब जितने भी प्रकार के जीव जंतु होते हैं ना, तो उसकी विशेषताएं, और वंशानुक्रम सूचनाएं होता है। वंशानुक्रम मतलब अभी बताया ना, हेरेडिटी, जो आपके माता पिता से आपको जो जीन मिलता है, जो गुण मिलता है, वो उसमें क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है ना। तो वो इसमें वंशानुक्रम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विद्यालयीकरण की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी वंशानुक्रम बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लब्धता होती है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है, या ऑप्शन डी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो सत्य जो कथन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों से, माता पिता से जो आपको गुण मिलता है, जो आप लोगों का जो जीन मिलता है ना, वो क्या करता है, आपका जो परिवेश होता है, मतलब जो वातावरण होता है ना, तो उसकी गुणवत्ता को क्या करता है, प्रभावित करता है प्रत्युत्तरात्मक तरीके से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। तो देखो, आप लोगों से ना इसी प्रकार से थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कूट में उतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्मेट को देख कर के ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति पोषण पालन विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको प्रत्युक्त प्रतीत होता है, मतलब उपयुक्त प्रतीत होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ऑप्शन बी एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, या ऑप्शन डी बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश से पल बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो इनमें से जो सही है ना, वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करता है।
वंशानुक्रम का मतलब आप लोगों को बता दिया होना कि वंशानुक्रम का जो मतलब होता है, जो आप लोगों के माता पिता से आपको जो जीन मिलता है, जो गुण मिलता है आप लोगों को, तो उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे किसी के माता पिता को डायबिटीज़ होता है जनरली उसको भी हो जाता है, किसी के माता पिता गोरा होते हैं तो वो भी गोरा हो जाता है, किसी के माता पिता अगर इंटेलिजेंट होते हैं तो जनरली उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस प्रकार की जो आनुवांशिकता मिलती है ना, वो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही आनुवांशिकता कहते हैं, जो गुण मिलता है उसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा परिवेश का मतलब ये होता है कि वातावरण, जिस वातावरण में आप पले पले हो, बड़े हो, जिस वातावरण में आपका विकास हुआ है ना, तो वो भी वातावरण क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। कैसे, तो एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो अगर आप लोगों का लालन पालन किसी गांव में हुआ है और वहाँ से आप लोग प्रभावित होंगे, उसके बाद जब शहर में आओगे ना, तो इसका वातावरण अलग होगा गांव का, और शहर का वातावरण अलग होगा। एक बच्चा जो है वो शहर में अगर पला बड़ा होगा तो उसका वातावरण बिल्कुल अलग होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा, दुनियादारी के बारे में जानेगा। लेकिन एक जो गाँव में बच्चा अगर कि पालन पोषण उसका हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो खेती बाड़ी के बारे में जानेगा, लेकिन दुनियादारी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानेगा जितना ये जो बालक है वो जानेगा। ये जो बालक है उतना उसमें नहीं जान पाएगा। तो दोनों की जो बुद्धि है ना, उसमें प्रॉपर अंतर पाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो है ना, वो परिवेश जो होता है ना, वो बालकों के विकास को प्रभावित करता है। इसका जो गांव में रहने वाले जो बालक होंगे जनरली उसका विकास थोड़ा हो सकता है कम हो, क्योंकि देखो उपरोक्त सुविधा ना मिलने के कारण हो सकता है। उसके अलावा शहर में रहने वाले बच्चा जो होंगे वो क्या होगा, उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगा, तो उसके आधार पर उसका विकास हो सकता है अधिकतर हो जाए। तो इसीलिए ना जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वो भी बालकों को प्रभावित करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को इसमें करेक्ट लिया गया है कि वातावरण और जो वंशानुक्रम है ना, वो दोनों के दोनों प्रभावित करता है बालकों की विकास को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। समाजीकरण इनमें से किसकी एक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन बी घुलने मिलने तथा समायोजन की, ऑप्शन सी एक समाज की संस्कृति को आलोचना करना सीखने की, या ऑप्शन डी मित्र के साथ सामाजिक बनने की। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समाजीकरण इनमें से किसके एक प्रक्रिया है? तो समाजीकरण जो प्रक्रिया होगा ना, वो मूल्य विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया हो जाता है। क्या? तो समाजीकरण किसकी प्रक्रिया है बोला है? तो समाजीकरण जो होगा ना जी, वो मूल्यों विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, बाकी देखो तो घुलने मिलने तथा समायोजन ये उपयुक्त नहीं है। एक समाज की संस्कृति का आलोचना, तो आलोचना निगेटिव है, तो प्रश्न अगर निगेटिव नहीं बोला तो आंसर निगेटिव क्यों लोगे जी, ये भी गलत हो जाएगा। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो मित्रों के साथ सामाजिक बनने की आवश्यकता नहीं है। समाज में हम लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि मूल्य होता है, विश्वास होता है वहाँ, और अपेक्षाओं को अर्जित करने को मिलता है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो आपको सही को लेना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए। जन्म से उच्च खल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। ऑप्शन सी जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होते हैं। या ऑप्शन डी एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो बच्चों को अगर आप ध्यान में रख करके इन चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं, मतलब जिस वातावरण में जो बालक है ना वो बढ़ते हैं, उससे वो बालक जो है वो प्रभावित होते हैं। आपको बताया था ना कि एक जो गाँव में रहने वाला बालक है वो, और एक जो शहर में रहने वाला बालक है वो, दोनों के विकास में प्रॉपर अंतर देखने को आप लोगों को मिलता है। अगर गांव में उसका सामाजिक सांस्कृतिक ठीक रहेगा तो वो ले देगा, ठीक ठाक वो उसका विकास होगा। लेकिन एक जो शहर में रहने वाला बच्चा है वो थोड़ा सा आपको एडवांस नजर आए, है ना, किसी से चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में हो, चाहे वो वर्तमान में कहीं भी जाने आने में हो। ये जो शहर में रहने वाला जो बालक है वो थोड़ा झिझक नहीं करेगा, लेकिन गाँव में रहने वाला एक जो बालक है ना, वो किसी से बात करने में शहर में आएगा तो
झिझक करेगा। तो इस प्रकार की जो सामाजिक सांस्कृतिक में जो बच्चों को अंतर देखने को मिलता है ना, वो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वो उसे क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा जो है वो खाली स्लेट नहीं होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं होगा तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी संदर्भ में। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास। ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। या ऑप्शन डी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से संबंधित करना। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से पढ़िए प्रश्न क्रमांक 23 को। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो खाली स्थान के अतिरिक्त बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए के अतिरिक्त जो बालक है ना, वो कक्षा में संवेगात्मक मतलब इमोशनली तरीके से और सामाजिक मतलब सोशल तरीके से ना समायोजित होते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ घुल मिल जाते हैं, रह जाते हैं। तो किसमें के किसके किसके अतिरिक्त? तो हम उम्र साथियों के ना प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त। देखो अधिकतर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने उम्र के साथियों के साथ प्रतियोगिता में ना क्या करते हैं, एकदम ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी क्या क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कक्षा में करते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से क्या करते हैं, तो हम उम्र साथियों के साथ ना मधुर संबंध का विकास करते हैं, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और दृढ़तापूर्वक रहना, तो ये भी कार्य करता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देखो, क्रोध तथा हर्ष दोनों प्रभावी रूप से प्रतिबद्धित करते हैं, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो खाली स्थान के अतिरिक्त बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्लब। ऑप्शन बी, परिवार। ऑप्शन सी, इको क्लब। या ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी बोला है जी समाजीकरण की, जहां समाज में ना लोग जो है वो सभ्य बने। तो निष्क्रिय एजेंसी बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्वास्थ्य क्लब, तो स्वास्थ्य के लिए सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो ये एक सक्रिय एजेंसी है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया। उसके अलावा परिवार भी क्या है, एक सक्रिय एजेंसी है। उसके अलावा इको क्लब, तो इको क्लब जो होगा वो भी क्या होगा, सक्रिय एजेंसी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो सार्वजनिक पुस्तकालय एजेंसी है ना, वो निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। निष्क्रिय एजेंसी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से उतना ज़्यादा जो लोग हैं इसमें ध्यान नहीं देते। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी के डेट में कौन उतना ज़्यादा सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर के पुस्तक वगैरह पढ़ना प्रेफर करते हैं जी? नहीं करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी को इसीलिए लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान भी सहायता करता है। ऑप्शन ए, मूल्य द्वंद्व। ऑप्शन बी, आक्रामकता। ऑप्शन सी, दुश्चिंता। या ऑप्शन डी, समाजीकरण। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान भी सहायक होते हैं। तो सीखने को सुगम बनाने के लिए क्या होगा, समाजीकरण में ना उसका सहायता होता है। मतलब जो बालक है वो क्या रहते हैं, कक्षा में सामाजिक रूप से रहते हैं ना बहुत सारे बालक। तो बहुत सारे बालक होंगे तो एक दूसरे का जो स्किल है, एक दूसरे का जो सामाजिक गुण है
है वो सीखेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या होगा, समाजीकरण हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी उत्तेजना या ऑप्शन डी स्मृति। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए डर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग का जो मतलब होता है वो इमोशन होता है जी, इमोशन में डर आता है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के शिक्षण अभिरुचि के विषय में एक मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल। कौन? तो विलियम मैकडूगल नामक एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने ना इंसान के 14 प्रकार के जो संवेग है ना, जो इमोशन है वो बताया था, जिसके अंतर्गत रोना, हंसना, गुस्सा करना, डर लगना, ये सारे के सारे जो इमोशन होगा ना, जैसे भूख लगना, ये सारे के सारे इमोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना है, विलियम मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने 14 प्रकार के जो संवेग है वो बताया था। संवेग का मतलब होता है इमोशन होता है। ठीक है, तो इंसानों के अंदर 14 प्रकार के अलग अलग इमोशन होते हैं, जिसमें से डर एक उसमें का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाकी उत्तेजना नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को अब ध्यान से पढ़िए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से या ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए संवेगात्मक विकास से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोई भी व्यक्ति नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो ये संवेग से ही ना संबंधित होगा जी, इमोशन से ही ना होगा है। तो नाराज होना क्या होता है? तो नाराज होना जो होता है वो संवेगात्मक एक प्रवृत्ति होता है। ठीक है, तो याद रखना है, क्योंकि देखो नाराज होना बोला है ना, सही मात्रा में, सही समय पर, उसी व्यक्ति के ऊपर, तो ये क्या होगा, संवेगात्मक के अंतर्गत आ जाए, मतलब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। एकदम ही ज़्यादा आप लोगों को रटने की ऐसे क्वेश्चन को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए संज्ञान प्रतियोगिता, ऑप्शन बी संज्ञान संवेग, ऑप्शन बी तनाव विलोपन या ऑप्शन डी निष्पत्ति चिंतन। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी निष्पत्ति चिंता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित जो करता है ना, वो निष्पत्ति चिंतन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों का जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है, हम लोग क्या करते हैं, डर लगा रहता है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, तनाव महसूस होता है ना, तो ये निष्पत्ति चिंतन के अंतर्गत आ जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को आप ध्यान से पढ़िए। परिपक्व विद्यार्थी है, ऑप्शन ए कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते, ऑप्शन बी इस बात में विश्वास करते हैं कि अध्याय में संवेग का कोई स्थान नहीं, ऑप्शन सी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या ऑप्शन डी अपने अध्ययन में कभी कभी संवेगों की सहायता चाहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिपक्व विद्यार्थी हैं, परिपक्व का मतलब होता है मेच्योर जी। जो विद्यार्थी मेच्योर होता है ना, तो वो क्या करता है, तो वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, जो विवाद होते हैं ना, उसका शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो परिपक्व मतलब क्या होगा, मेच्योर जो विद्यार्थी, उसके बारे में बोला है। तो एक जो मेच्योर विद्यार्थी होगा, वो किसी भी
प्रकार के अगर द्वंद्व में होगा, लड़ाई में होगा, तो वो शीघ्र से उसका समाधान कर लेता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30वां को ध्यान से पढ़िए। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो प्रश्न क्रमांक 30वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो संज्ञान और संवेग के बारे में ना जो कथन सही है वो एक दूसरे से क्या है, परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि संज्ञान क्या है और संवेग क्या है। आप लोगों को बताता हूँ संज्ञान क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। संज्ञान को अंग्रेजी में ना कॉग्निशन बोला जाता है और कॉग्निशन का जो मतलब होता है वो जानना होता है, समझना होता है या बोध होता है। मतलब ना आप अपने मस्तिष्क की वजह से ना क्या करते हो, मानसिक क्रिया करते हो और मानसिक क्रिया के द्वारा ना किसी विचार को जानने की कोशिश करते हो, अपने अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ना ज्ञान प्राप्त करते हो ना, तो उसे ही क्या बोला जाता है, संज्ञान बोला जाता है। ठीक है, और संवेग का मतलब होता है इमोशन होता है। आपके अंदर जो भी हंसना, रोना, किसी प्रकार के जो इमोशन है ना, गुस्सा करना, ये सारी के सारी संवेग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपका जो संज्ञान और संवेग क्या है, ये परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखना है। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इस क्लास में इतना ही पढ़ना था। अब नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना, उसमें आप लोगों का और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना आपके टॉपिक के अनुसार वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना था।